वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर इस वर्ष फाइनल एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कुछ जानेंगे। इस वर्ष आने वाले फाइनल एग्जाम जो है उसमें बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल पर डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग सिलेबस पर। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सीरीकल्चर किससे संबंधित है। सीरीकल्चर, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सीरीकल्चर, ये तीन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। क्या क्या बोले? एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सीरीकल्चर। एक बार फिर से सुनते हैं। एपीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, आएगा कि एपीकल्चर किससे संबंधित है तो मछली पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। पीसीकल्चर किससे संबंधित है तो मछली पालन से। और सीरीकल्चर किससे संबंधित है तो रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन की क्रिया सीरीकल्चर कहलाता है और रेशम कीट को पालने वाला व्यक्ति सीरीकल्चरिस्ट कहलाता है। उसी तरह से एपीकल्चर, मधुमक्खी पालने की जो क्रिया है एपीकल्चर कहलाता है और मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति एपीकल्चरिस्ट कहलाता है। और मछली पालने की जो क्रिया है पीसीकल्चर कहलाएगा और मछली पालने वाला जो व्यक्ति है पीसीकल्चरिस्ट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, यानी रेशम कीट को पाले जाने की क्रिया सीरीकल्चर कहलाता है। एक हस्बेंड्री है, जंतु कृषि कर्म के तहत आता है। अगला प्रश्न है मछली पालने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति मछली पालता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति को सीरीकल्चरिस्ट कहा जाता है, यानी मछली पालन करता कहलाता है, मत्स्य पालन करता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है क्लोरेला क्या है? क्लोरेला क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, पेड़ पौधे है, जंतु है, क्या है? आखिरकार है क्या? तो क्लोरेला एक तरह का शैवाल है, अलगी है। क्लोरेला एक तरह का शैवाल है जो एससीपी के तहत आता है। एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन, काफी ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखना होगा आपको। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो कहता है दूध से दही बनाने में कौन जीवाणु उपयोग आता है? दूध से दही बनाने के काम में कौन जीवाणु का उपयोग किया जाता है? अगर हम चाहते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करना, बदलना, तो कौन जीवाणु उपयोग में आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो लैक्टोज शर्करा, दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और इस तरह इसके कारण ही दही खट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कौन जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करने में कौन जीवाणु का योगदान होता है? तो वह है राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधा के जड़ के गांठ में पाया जाता है। दलहनी पौधा जैसे जिससे दाल प्राप्ति होती है, अरहर, मसूर, राहर, ये सब जो होते हैं ना, उनसे चना, तो जिससे दाल की प्राप्ति दलहनी पौधा कहते हैं। दलहनी पौधा के जड़ के गांठ में कौन पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु, जो वायुमंडल में फैला हुआ नाइट्रोजन को श्वसन के माध्यम से खींच करके मिट्टी में स्थानांतरित करता है ताकि उससे लेकर के पौधे का विकास सही हो सके। एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एक और प्रश्न है। एसिटाबुलेरिया, नाम को देखिएगा, एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां भी शैवाल है। क्लोरेला क्या था? शैवाल था। अब एसिटाबुलेरिया भी शैवाल ही है। ये भी उच्च मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अपने पास प्रोटीन को रखता है। अब इन सारी शैवाल का इस्तेमाल कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाने लगते हैं तो चावल दाल नहीं ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? एसिटाबुलेरिया को ले जाते हैं या क्लोरेला को ले जाते हैं, ताकि उसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन बायोगैस है?
बायोगैस, जैव गैस इसको कहते हैं। जैव गैस यानी प्राणियों के शरीर से प्राप्त होने वाले बेकार पदार्थ को सड़ने गलने से बनने वाला गैस बायोगैस कहलाता है। किसी भी प्राणी के शरीर से प्राप्त होने वाला जो बेकार पदार्थ है उसको सड़ने गलने से बनने वाला जो गैस है उसे हम जैव गैस कहते हैं, यानी बायोगैस कहते हैं। और वो कौन है? मीथेन, CH4, जिसका अनुसूत्र है मीथेन का CH4। BT20 क्या है? BT20 क्या है? बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। बाह्य कोशिकीय कोशिका से बाहर रहने वाला क्रिस्टलीय प्रोटीन है। और कहता है TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? TI प्लाज्मिड किसमें होता है? तो कहता है बी कोलाई में। ई कोलाई भी एक जीवाणु है और एक बी कोलाई है, तो बी कोलाई में TI प्लाज्मिड पाया जाता है, याद रखना होगा। आगे की प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो कहता है इको आर आई पढ़ने का उच्चारण देखिए क्या हो रहा है। इको आर आई पढ़ना है, इको राई नहीं पढ़ना है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। कौन? यानी इको आर आई जो एंजाइम हमें प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, कौन बनाता है? तो ई कोलाई जीवाणु है जो मानव के आंत में पाया जाता है। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है ई कोलाई, जिसको हम पूरा नाम इस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। यानी हरेक मानव के आंतों में, इंटेस्टाइन में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिसे इस्चेरिचिया कोलाई कहा जाता है। अब इसी से बनते हैं इको आर आई नामक एंजाइम। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में कौन जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? वही बात को हम इस तरह से लिखे हैं। निम्न में कौन जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? तो इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई को आप शॉर्ट में ई कोलाई आप बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? एक तरह का लिक्विड है, जेल टाइप का होता है। एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास से। समुद्र में पाया जाने वाले कुछ क्वालिटी घास होते हैं, उससे एगारोज नामक जेल प्राप्त की जाती है, बनता है। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? बॉल कृमि एक तरह का कृमि यानी वर्म जो की प्रजाति है। तो क्राइजीन है वो बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? फसल का वो नाम क्या है जिसे बॉल कृमि से क्राइजीन बचाता है? तो है कपास। कपास के पौधा को क्राइजीन बॉल कृमि के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं ना, इसका कहीं न कहीं इतिहास उठाकर आप देखिए तो हर 2-3 सालों पर पूछते रहा है और इस हिसाब से ही आप तक ये पहुंचाने की कोशिश किया जाता है कि आप इसका लाभ ले लें। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या है? परजीवी गाय सर्वप्रथम सबसे पहला बार निर्माण किया गया परजीवी गाय का नाम क्या है? रोजी। याद रखना होगा, रोजी आएगा, डेली आएगा, डॉली आएगा, इस तरह से नाम कई आएंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा रोजी। रोजी नाम की गाय को सर्वप्रथम, वो एक ऐसा परजीवी गाय जिसे सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बैसिलस थुरिनजिएसिस। बैसिलस थुरिनजिएसिस से स्रावित अविष प्रोटीन है। अविष प्रोटीन है, जहरीला प्रोटीन नहीं है, अविष प्रोटीन है। यानी बिट्टी कॉटन का नाम आपने सुना था, बैसिलस थुरिनजिएसिस से ही होते हैं। तो बैसिलस थुरिनजिएसिस से स्रावित होने वाला अविष प्रोटीन यानी बिना जहरीला प्रोटीन, जहरीला नहीं होता, बगैर जहरीला अविष प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन, जिसको आप क्राई प्रोटीन कहते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा, कीट को खाने वाला पौधा आमतौर पर स्वकोषीय होते हैं, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। वो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को भी भक्षण करते हैं, मांसाहारी होते हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन मांसाहारी पौधा है, या ये भी पूछ सकता है कि कीटों को खाने वाला पौधा का नाम बताइए। तो आपको दिखना होगा यहाँ पर 2 नाम दिया हुआ है। ड्रोसेरा नाम का एक पौधा है जो कीटों को खाता है, और फिर है नेपेंथिस नाम का जो पौधा है वो भी कीटों को खाता है।
नेपेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। घटपर्णी इसलिए क्योंकि उसका पत्ती का आकार घड़ा का आकार का होता है और उसके ऊपर कुछ चटकीले रंगों में, आकर्षक रंगों में पत्तियां मौजूद होती है, जिसे देख करके कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और कीड़े मकोड़े जब वहां पहुंचते हैं तो उसके अंदर से कुछ अच्छे मीठे रंग का गंध आते रहता है। जब उस मीठे गंध से आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े अंदर जाते हैं तो वहां पर वो सट जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। इस तरह से ड्रोसेरा और नेपेंथिस को हम कीटभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा भी कह सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियो हम देखें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो जब भी इस चैनल पर डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में, सूचना के रूप में आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें।